नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस.एम. लांबा आपका बायो वाले गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आहार व पोषण की 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में मैं नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं और ये प्रश्न रीट, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, साथ में सीजीएल और रेलवे के एग्ज़ाम, आरआरबी, एनटीपीसी और ऐसे ही राजस्थान में जो पटवार का एग्ज़ाम है और यूपीएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इस श्रृंखला में सेकेंड पार्ट में, वो है निम्न में से किसका जल अपघटन संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखो, प्रश्न पे जोर देना, जल अपघटन हो रहा है तो किसका संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर 3 ऐसे होंगे जिनका जल अपघटन संभव है और एक ऐसा होगा जिसका जल अपघटन संभव नहीं है। तो यहाँ पर उदाहरण क्या दे रखे हैं, देखो ऑप्शन क्या है। स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है और ये पॉलीसेकेराइड है, इसका जल अपघटन होता है और इससे फाइनली क्या बनता है, बोले ग्लूकोज बनता है। तो इसका मतलब इसका जल अपघटन तो संभव है। ऐसे ही सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है और इसका जल अपघटन से एक तो ग्लूकोज बनता है और एक है फ्रक्टोज बनता है। ठीक है, तो इसका जल अपघटन भी संभव है। तीसरा है लैक्टोज, तो लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है और इसका जल अपघटन जब होता है तो बोले एक तो ग्लूकोज का अणु बनता है प्लस एक गैलेक्टोज का अणु बनता है। तो इस प्रकार से इसका जल अपघटन भी संभव है। ठीक है, यानी बड़ा अणु टूट के छोटा अणु बन सकता है और वो क्या बनता है वो हमने यहाँ बता दिया है। लेकिन मेन प्रश्न था कि किसका जल अपघटन संभव नहीं है। तो ग्लूकोज एक सरल अणु है, यानी ये सरलतम शर्करा है और अब इसका जल अपघटन संभव नहीं है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हो गया ग्लूकोज। फिर नेक्स्ट, निम्न में से वसा के अणु में उपस्थित रासायनिक बंध है, यानी वसा के अणु में कौन सा बंध उपस्थित है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, वसा की और उसमें रासायनिक बंध की। तो यहाँ देखिए ग्लाइकोसाइडिक बंध पहला ऑप्शन है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए ग्लाइकोसाइडिक बंध कार्बोहाइड्रेट्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में। ऐसे ही फॉस्फोडाइएस्टर बंध जब हम डीएनए पढ़ेंगे यानी न्यूक्लिक अम्ल पढ़ेंगे, चाहे डीएनए पढ़ो चाहे आरएनए पढ़ो, है ना, न्यूक्लिक अम्लों के अंदर पाया जाता है, यानी डीएनए और आरएनए के अंदर ये फॉस्फोडाइएस्टर बंध पाया जाता है। फिर चलते हैं एस्टर बंध। तो एस्टर बंध जो होता है, देखिए एस्टर बंध जो है वो इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से एक बंध होता है, इस बंध को बोलते हैं एस्टर बंध। तो ये बंध जो है ये वसा के अणु के अंदर पाया जाता है, क्योंकि वसा के अणु में जो टिपिकल वसा है उसके एक अणु के अंदर एक ग्लिसरॉल का अणु और एक साथ में 3 वसा के अम्ल होते हैं। तो वो जब जुड़ते हैं तो एस्टर बंध बनता है। तो आपको यहाँ एस्टर बंध का ध्यान रखना है। फिर चौथा ऑप्शन देखिए पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध है ये प्रोटीन के अणु में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मकसद था वो ये था कि सारे जो ऑप्शनों से हमें ये पता चल जाए कि कौन सा बंध किस जैव अणु में पाया जाता है। ये सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है वनस्पति घी। वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है, यानी वनस्पति घी जिसको हम डालडा बोलते हैं। डालडा एक ब्रांड था, वैसे उसको वनस्पति घी बोलते हैं। तो वनस्पति घी बनाने की प्रक्रिया में क्या क्या प्रयुक्त होता है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है असंतृप्त वसा, दूसरा है निकल धातु, तीसरा है हाइड्रोजन गैस और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए वनस्पति घी जो बनाते हैं तो हम जो तेल होता है ना, वनस्पति तेल, ठीक है ना, उसका क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजनीकरण, है ना। और किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और उससे क्या बनता है, वनस्पति घी बन जाता है। ये प्रक्रिया होती है वनस्पति घी के निर्माण की। अब यहाँ पर देखिए कि तेल हम प्रयुक्त कर रहे हैं, हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं, निकल उत्प्रेरक मतलब निकल धातु भी काम में ले रहे हैं। तो ऑप्शन में देखो निकल धातु काम में ले रहे हैं तो मतलब निकल धातु तो होगी। ऐसे हाइड्रोजनीकरण के लिए यानी हाइड्रोजन गैस भी ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तेल ले रहे हैं, जो आप कह सकते हैं तेल क्या होता है,
तेल क्या होती है, एक असंतृप्त वसा होती है। तेल अच्छी वसा होती है और उसको कैसी वसा बोलते हैं, असंतृप्त वसा। जबकि जो जंतु वसाएं हैं, घी है, मक्खन है, ये क्या है, बोले संतृप्त वसाएं हैं। तो यहाँ पर वनस्पति घी किससे बनाया जाता है, असंतृप्त वसा के हाइड्रोजनीकरण से निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो अब जो वनस्पति घी बना है वो कैसा हो जाता है, बोले वो संतृप्त वसा बन जाती है, इसीलिए इसको घी नाम दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ ऑप्शन हो जाएगा असंतृप्त वसा, यानी तेल भी यूज होता है, निकेल धातु भी यूज होती है, हाइड्रोजन गैस भी यूज होती है। तो आंसर दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है पत्तियों व फलों पर, पत्तियां जो होती हैं पेड़ पौधों की और जो फल होते हैं उनको हम देखते हैं, पाई जाने वाली चिकनी परत, पत्तियों व फलों पर पाई जाने वाली चिकनी परत का घटक है। तो देखिए फलों को देखते हैं, जैसे एप्पल को देखते हैं तो एप्पल चिकनी चिकनी होती है ना, कोई भी फल बाहर से एकदम चिकना होता है। ऐसी पत्तियां भी तो आप कह सकते हैं शाखाओं या तने के अपेक्षा काफ़ी चिकनी होती है। तो ये जो चिकनी परत है इसका घटक यानी किस पदार्थ से ये चिकनी बनी हुई है, तो यहाँ पर देखो फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड यानी वसा का ये एक प्रकार है जो अपने आप में चिकना तो होता है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, बोले ये फॉस्फोलिपिड मूल रूप से कोशिका झिल्ली का घटक होता है, यानी पादपों की कोशिका कहो चाहे जंतुओं की कोशिका कहो, उनकी जो झिल्ली होती है उसका घटक होता है। फिर है सुबेरिन। तो सुबेरिन जो है वो किसमें पाया जाता है, बोले ये सुबेरिन लकड़ी में पाया जाता है, यानी जो मृत भाग होता है पौधे का, जो तना है वो काफ़ी कठोर हो जाता है अंदर से और वो मृत होता है, उसके अंदर सुबेरिन पाया जाता है। और सुबेरिन एक जलरोधी परत बनाता है, यानी लकड़ी के अंदर जल का अवशोषण नहीं होने देता, जल को आर पार जाने नहीं देता है, तो सुबेरिन भी नहीं होता। कैरोटीन, कैरोटीन भी अपने आप में एक वसीय पदार्थ ही है, जैसे विटामिन ए है वो एक कैरोटीन है, ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं वो भी एक वसायुक्त पदार्थ है, लेकिन उसकी वजह से चिकनाई नहीं होती, चिकनाई होती है किसकी वजह से, क्यूटीन की वजह से। तो देखिए आपने नाम सुना होगा क्यूटिकल, उपत्वचा, है ना, क्यूटिकल, जो क्यूटिकल है वो फलों पर भी और आप कह सकते हैं पत्तियों पर भी पाई जाती है। तो उसका रोल क्या है, बोले वो क्यूटिकल पाई जाती है तो पत्तियों से अनावश्यक रूप से जल है वो वाष्प बन के बाहर नहीं निकलता एक, तो साथ में जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जल्दी से उस पत्ती को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो ये जो क्यूटिकल होती है सुरक्षा का काम भी करती है और जल की हानि को भी रोकती है। ऐसे ही फलों के अंदर भी फल की बाह्य भित्ति को खराब होने नहीं देती है। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो क्यूटिकल में जो क्यूटिन होता है वो एक वसा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया क्यूटिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भेड़ की ऊन, भेड़ की जो ऊन होती है उससे प्राप्त होने वाली वसा कौन सी है। तो देखिए भेड़ की जो ऊन है वो क्या है, एक तरीके से बोले बाल ही तो है, बाल, भेड़ के बाल ही है। तो अब ये कौन सी वसा है, तो बोले बालों से प्राप्त होने वाली वसा हमने बताई थी। तो देखो लेसिथिन, सुबेरिन, पैराफिन और लेनोलिन, 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से आप उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन पे चलते हैं, लेसिथिन। लेसिथिन एक क्या है, बोले एक फास्फोलिपिड है, यानी ये वसा तो है लेकिन ये संयुग्मित वसा है, कॉन्जुगेटेड लिपिड है ना, और ये कोशिका झिल्ली का घटक होता है। किसका घटक होता है, कोशिका झिल्ली का। फिर सुबेरिन, सुबेरिन एक वसा, जटिल वसा ही है, ये लकड़ी में पेड़ों के तने के अंदर जो कठोर काष्ठ होती है उसमें पाई जाती है और उसमें जल को नहीं जाने देती। तो ये भी वसा है लेकिन ये लकड़ी में पाई जाती है, किसमें, लकड़ी में, यानी काष्ठ, ये जो लकड़ी होती है ना जिसको काष्ठ बोलते हैं, जो मजबूत लकड़ी होती है उसमें। पैराफिन, पैराफिन भी एक वसा है, यानी मोम का ही प्रकार है एक, और ये वसा है और ये पेट्रोलियम जो उत्पाद होते हैं, पेट्रोलियम उत्पाद उनसे प्राप्त होते हैं। पैराफिन का उदाहरण देख सकते हैं आप, वैसलीन होती है जो लिप गार्ड में आता है होठों पे लगाने वाला, वो जो वैसलीन जो जेली होती है वो पैराफिन से ही बनी होती है। तो ये पेट्रोलियम उत्पाद है, पेट्रोल से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कोशिका झिल्ली में है, ये कास्ट में है, ये पेट्रोलियम से है। तो बोले भेड़ की उनसे प्राप्त होता है लेनोलिन, जिसको वूल फैट कहा जाता है। क्या बोलते हैं, वूल फैट, अंग्रेजी में काफ़ी फेमस नाम है। तो लेनोलिन नाम की जो वसा है ना, ये वैसे तो जो लेनोलिन है ये एक मोम है, लेकिन जो ये जो वसा है लेनोलिन ये भेड़ की ऊन से प्राप्त होती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्य वसा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ प्रश्न को गौर से पढ़िए, कौन सा कार्य वसा से संबंधित नहीं है। तो जल्दी से आप उत्तर देंगे, ऑप्शन को देखो, शरीर के तापमान का नियमन, आघातों से सुरक्षा,
ऊर्जा प्रदान करना और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा कौन सा कार्य करता है? तो हम यहाँ देखेंगे, जल्दी से उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे वसा की जो परत होती है हमारे शरीर में जम जाती है, जिसको वसीय परत एडिपोज ऊतक बोलते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर की गर्मी को, तापमान को बाहर नहीं आने देती, क्योंकि ये वसा की परत एक तापरोधी परत का कार्य करती है। तो इसलिए आप कह सकते हैं तापमान का नियमन तो करती है। ठीक है। फिर आघातों से सुरक्षा, हम यहाँ पर वसा के कार्य की बात करें तो जो वसा की जो परत है वो आप कह सकते हैं बाहर से चोट नहीं लगनी देगी, तो ये भी एक कार्य हो गया। और वसा का अणु काफ़ी ऊर्जा युक्त होता है, तो ऊर्जा तो इससे मिलती है। जो कठोर परिश्रम करते हैं वो आप कह सकते हैं वसा खाएंगे तो उनको ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी। लेकिन चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हम कहेंगे तीनों कार्य तो वसा के हैं, इसलिए आप कह सकते हैं सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न में क्या पूछा है देखो, निम्न में से कौन सा कार्य वसा से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों तो वसा से संबंधित कार्य हैं, तो हम उत्तर बता देंगे उपरोक्त में से कोई भी नहीं है ऐसा जो वसा से संबंधित ना हो। ठीक है, तो ये सारे कार्य वसा से संबंधित हैं, तो उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से अच्छी वसा का स्रोत है? तो देखो अच्छी वसा का स्रोत यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, घी, यकृत, अंडा और ओलिव ऑयल। तो अच्छी वसा का मतलब जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, तो हम घी तो खूब खाते हैं बचपन से ही, क्योंकि माँ बाप बोलते हैं कि घी हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं इसमें कुछ बुराई भी है, इसलिए घी को हम अच्छी वसा नहीं कह सकते, क्योंकि घी कैसी एक संतृप्त वसा है जो हमारे रक्तवाहिनियों में जम सकती है और इससे हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, इसलिए अच्छी वसा नहीं है। अंडा भी एक जंतु वसा है, जंतुओं से प्राप्त है, तो ये भी आप कह सकते हैं संतृप्त वसा होती है, तो ये भी आप कह सकते हैं एक बुरी वसा है। अंडा भी क्या है? जंतु से प्राप्त होता है। तो हमने एक कंसेप्ट बताया था कि जंतु वसाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? अच्छी नहीं होती, बुरी होती हैं। और यकृत से प्राप्त है, ये भी जंतु वसा है, तो ये भी आप कह सकते हैं संतृप्त वसा है, तो ये भी अच्छी नहीं है। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो वसाएं हैं वो अच्छी वसाएं नहीं होती हैं, चाहे घी कहो, चाहे अंडा कहो, चाहे यकृत कहो। लेकिन जो वनस्पतियों से प्राप्त होती है, स्पेशली जो वनस्पति तेल है, तो ओलिव ऑयल जिसको जैतून का तेल बोलते हैं, ठीक है ना, ये एक तेल है, ये एक असंतृप्त वसा है। कैसी वसा है? असंतृप्त वसा है। तो ये हमारी रक्तवाहिनियों में जमेगी नहीं, जिससे हमें हृदय संबंधित रोग नहीं होंगे। मार्केट से आप ओलिव ऑयल लाएंगे तो लगभग 400 से 500 रुपये लीटर में आएगा। कई लोग इसको खाना बनाने में भी प्रयुक्त करते हैं, लेकिन दोस्तों इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर अगर रिफाइंड ऑयल की जगह हमारा जो कच्चा सरसों का जो तेल है अगर उसको यूज़ करें तो उसके अंदर आप कह सकते हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि दूध के दही में रूपांतरण, दूध किस में बदल रहा है? देखो दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? तो देखो ऐसे कहा जाता है, हमारे घर वाले भी कहते हैं कि सुबह सुबह हमें दूध की जगह दही खाना चाहिए, दूध नहीं लेना चाहिए। दही खाने में जैसे नाश्ते के अंदर जैसे दही पराठा हो गया, या फिर आप कह सकते हैं जो दही के साथ में किसी भी चीज़ को खा सकते हैं, तो दही हमारे लिए ज़्यादा पोषक होता है दूध की तुलना में, ऐसा हमने सुना है और ये विज्ञान भी कह रही है। प्रश्न का मतलब यही है कि दूध के दही में रूपांतरण से इसकी अच्छी पोषक क्षमता किसकी वृद्धि के कारण होती है? यानी दूध में एक चीज़ नहीं पाई जाती, यानी कम पाई जाती है, और उससे दही जब बन जाएगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ बन जाती है, यानी उसी दूध से बना है, तो दूध से जो प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन उस दही के अंदर भी होगा। ठीक है ना, तो आप कह सकते हैं दही से प्रोटीन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में कैल्शियम भी मिलेगा काफ़ी अच्छा खासा, ठीक है ना, और साथ में आप कह सकते हैं एक विटामिन भी हमें मिलेगा दही से, जो दूध में कम होता है, तो वो विटामिन दही में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए देखो यहाँ पर क्या इसका उत्तर होना चाहिए? बोले प्रोटीन तो कैंसिल हो गया कि प्रोटीन तो दूध में भी होता है, इसलिए कोई खास बात नहीं हुई, दही खाने से कोई खास फायदा नहीं होगा। विटामिन डी, तो बोले विटामिन डी दही के अंदर आप कह सकते हैं बहुत होगा कम मात्रा में, लेकिन उतना मेन चीज़ नहीं, वो दूध में भी होता है। विटामिन B1 जिसको हमने थायमिन बोला था, तो बोले इसका जो मूल स्रोत होता जो साबुत अनाज हैं, बिना आप कह सकते हैं पॉलिश वाले अनाज हैं, वो है मूल स्रोत, तो आप कह सकते हैं ये भी नहीं। तो विटामिन B12 जो है, जो कि पादपों से हमें बिल्कुल प्राप्त नहीं होता, वनस्पति स्रोतों से बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता, इसका कोई भी वनस्पति स्रोत नहीं है, तो ये आप कह सकते हैं जंतु स्रोतों से ही प्राप्त होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो मांस से, अंडे से, यकृत से, इन सब से मिल जाएगा, लेकिन जो शाकाहारी हैं
है ना, वेजिटेरियन है, उनको कहाँ से मिलेगा? बोले दही से। तो जो शाकाहारी लोग हैं उनको दही जरूर खाना चाहिए, क्योंकि दूध से दही बनते समय इस दही के अंदर एक एक्स्ट्रा विटामिन बन जाता है जो दूध में नहीं होता है, और वो है विटामिन B12। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। मानव शरीर में किसका उपयोग नहीं होता है? मानव शरीर में बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, खनिज लवण दे रखे हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर और बेरियम। तो यहाँ पर ये खनिज लवण तो हम पढ़ चुके हैं खनिज लवणों के बारे में, और उसमें ये पढ़ा था कि कैल्शियम हड्डियों के लिए, दांतों के लिए अच्छा है, और भी शरीर की क्रियाओं के लिए अच्छा है, फास्फोरस भी अच्छा है। तो ये तो हम जानते हैं कि साहब ये दोनों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। तांबा भी उपापचयी क्रियाओं में शामिल होता है, कुछ एंजाइम्स की क्रियाविधि में सहायक होता है ना। तो इस तरीके से तांबा भी आप कह सकते हैं बहुत सारी उपापचयी क्रियाओं में सम्मिलित होता है, लेकिन जो बेरियम है ये नहीं यूज होता। तो उत्तर हो गया हमारा बेरियम। मनुष्य के शरीर में बेरियम का कोई रोल नहीं होता, इसलिए मानव शरीर में इसका उपयोग नहीं होता। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न है, प्राणी जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रचुर प्रोटीन कौन सा है? तो यहां पर देखिए, प्राणी जगत में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन, तो यहां पर देखिए ऑप्शन है इंसुलिन, सेलुलोज, रूबिस्को एंड कोलेजन। ठीक है, तो पहले तो ये देखिए, ऑप्शनों को देखने से ऐसे लगता है कि सेलुलोज तो एक पॉलीसेकेराइड है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, यहां अगर इस प्रश्न को देखें तो बोले सेलुलोज तो एक पॉलीसेकेराइड होता है, तो ये तो प्रोटीन ही नहीं है। हालांकि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जरूर है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट जरूर है प्रकृति में, है ना, लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। अब बचे 3 ऑप्शन। इंसुलिन हमारे रक्त में पाया जाता है, हर जंतु के रक्त में पाया जाएगा, और ये ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। रूबिस्को एक ऐसा प्रोटीन है जो आप कह सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन रूबिस्को तो आप कह सकते हैं कहाँ पाया जाता है? बोले जंतुओं में नहीं होता। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन तो है, लेकिन किस में नहीं होता? बोले ये पादपों में होता है। जो प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं ना पादप, उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये रूबिस्को एक एंजाइम है और ये कार्य करता है। तो जो रूबिस्को है ये क्या हो गया? बोले रूबिस्को, ध्यान देना आपको, रूबिस्को क्या है? बोले रूबिस्को एक एंजाइम है, और ये एंजाइम क्या करता है? बोले प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्य करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण दोनों में काम करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन तो है, लेकिन प्रकृति में है। हमारा प्रश्न था प्राणी जगत में, यानी जंतुओं के शरीर के अंदर पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रोटीन। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर है कोलेजन। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज कैसे होते हैं, देखो सेलुलोज को देखते ही सोचते हैं कई बच्चे कि उन्हें ध्यान नहीं देते कि वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। उनका ये सुना होता है कि सेलुलोज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, तो इसी को टिक कर बैठते हैं। कई लोग रूबिस्को को टिक कर बैठते हैं कि रूबिस्को क्या है? रूबिस्को बोले एक एंजाइम प्रोटीन है, ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम में आता है। तो बोले ये सब सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति में पाया जाने वाला प्रोटीन तो है, लेकिन जंतुओं के शरीर में पाया जाने वाला प्रोटीन नहीं है। तो अब नेक्स्ट जो है कोलेजन है। इस कोलेजन से हमारे शरीर के सारे प्रोटीन जो बने हुए हैं मूल रूप से संयोजी ऊतक जो है कोलेजन प्रोटीन से ही बना हुआ है, यानी शरीर का जो ढांचा जुड़ाव है वो सारा कोलेजन प्रोटीन से ही बना हुआ है। इसलिए कोलेजन प्रोटीन 30% होता है। जंतुओं के शरीर में कितना होता है? बोले जंतु के शरीर का जितना भी प्रोटीन है उसका 30% क्या होता है? बोले कोलेजन प्रोटीन ही होता है। तो जंतु जगत में या प्राणी जगत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलेजन होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपने ये सारे क्वेश्चन देखे, ये अपने आप में काफ़ी क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, यानी इन प्रश्नों को जो बच्चा हल कर लेगा तो इस चैप्टर्स में कभी उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस चैप्टर से संबंधित ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, वैसे इस सीरीज के अंदर अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने 20 क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। तो आप जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और तुरंत आप क्लास को देख सकें। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।